हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट आफ्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और सॉलिड स्टेट में हमने क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होते हैं, वो टर्म्स हमने डिफाइन किए। और फिर हमने कहा भी था कि आवर फोकस विल बी ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने फिर डिवाइड किया था, 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, उनके एग्जाम्पल्स लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो कुछ जनरल टर्म्स हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो लेट अस डिफाइन सम जनरल टर्म्स। तो हेडिंग लिखो सम डेफिनेशंस या सम टर्म्स इन सॉलिड स्टेट, सम बेसिक टर्म्स। सम बेसिक टर्म्स में जैसे एक टर्म यूज करते हैं हम लैटिस और स्पेस लैटिस, लैटिस और स्पेस लैटिस। लैटिस और स्पेस लैटिस में देखो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। इट इज एन इमेजिनरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, एन इमेजिनरी array, रेगुलर array। एरे मतलब अरेंजमेंट, ये एक वर्ड होता है ARRAY। एरे मीन्स अरेंजमेंट। तो स्पेस लैटिस और लैटिस एन इमेजिनरी रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो ये एक इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। इसी में एक टर्म होता है बेसिस। इट इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल और एन आयन और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और molecules which when placed on lattice points in space lattice forms crystal structure। देखो डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है बट बहुत आसान है समझना। सम बेसिक टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं। लैटिस और स्पेस लैटिस का मतलब एन इमेजिनरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन स्पेस, सो दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और बेसिस होता है, बेसिक नहीं, सही करो, करेक्शन करो, बेसिस, BASIS। तो बेसिस इट इज एन एटम और ए मॉलिक्यूल और आयन और ए ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच व्हेन प्लेस्ड ऑन द लैटिस पॉइंट्स इन द स्पेस लैटिस फॉर्म्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन न जाकर के मैं क्या समझा रहा हूं जरा ये सुनो, देन यू विल अंडरस्टैंड। कैसे? मान लो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। दिस इज स्पेस लैटिस। मान लो अब ये और ये पॉइंट्स कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। ये एक इमेजिनरी अरेंजमेंट है। आपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच लिया, इमेजिनरी पॉइंट्स, उनका एक अरेंजमेंट सोच लिया, एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स एंड दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस पे कोई एटम या मॉलिक्यूल रख दो तभी तो मैटर बनेगा, एक्चुअल मैटर विच विल हैव द वॉल्यूम एंड मास। तो मान लो जैसे CO2 मॉलिक्यूल रख दिया, फॉर एग्जांपल CO2 ले लिया, तो C डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेसिस। CO2 मॉलिक्यूल इज द बेसिस। CO2 को इन लैटिस पॉइंट्स पर रख दो तो यू विल गेट एक्चुअल CO2 और एक्चुअल मैटर which is called crystal structure like this।
ये मान लो CO2 रख दिया, ये CO2 है, ऐसा ऐसा शो कर सकते हैं COO लाइक दैट। तो ये CO2 मॉलिक्यूल्स हो गए। सो लाइक दैट, इस तरीके से हम ये बन गया और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गई। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी हम अगर मान लो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम या पैरेललोपाइड ले लें तो वो कहलाता है यूनिट सेल। सो दिस इज यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे ये एक रेगुलर अरेंजमेंट ले लिया हमने, सो दिस विल बिकम यूनिट सेल। मैं यूनिट सेल दोबारा डिफाइन करूंगा, यूनिट सेल फिर दोबारा से डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज लेटिस इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, 3D स्पेस। व्हाट इज बेसिस, एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिनको आप अगर हम लेटिस पॉइंट्स पर रख दें तो यू गेट द सब्सटेंस, यू विल गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गई कंपाउंड की। इसी में एक टर्म डिफाइन करेंगे यूनिट सेल। तो पहले ये पूरी बात लिखो, फिर हम बात करेंगे यूनिट सेल की। Unit cell, it is a parallelogram in 2D or parallelepiped in 3D. It is a kind of parallelogram or parallelepiped in 3D of crystal structure बल्कि ऐसे लिखो, ऐसे भी मत लिखो। इट इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोपाइप्ड इन 3D which when repeated in all directions produce crystal structure। इसकी खास बात क्या है यूनिट सेल की? वैसे तो एक बात समझ लो, सभी स्टूडेंट्स समझे इस बात को कि जो भी सॉलिड हम पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर जो हम भी पढ़ रहे हैं, सभी सॉलिड्स 3 डायमेंशनल सॉलिड्स होते हैं। 2D तो कुछ भी ना होता, बट 2D हम तो फिर हम 2D की बात ही कर रहे हैं सर। अरे 3D समझने के लिए 2D तो समझ में आना चाहिए पहले। 2D समझेंगे देन ओनली 3D वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो 3D इज डेवलप्ड ओवर 2D। 2D के बेसिस पे ही तो 3D डेवलप होगा। तो हम 2D यूनिट सेल की भी बात करते हैं, बट कोई भी सॉलिड का यूनिट सेल हमेशा 3D होता है, 2D नहीं होता। बट हम 2D भी पढ़ते हैं, 3D भी पढ़ते हैं, क्योंकि 2D पढ़ने के बाद हम 3D अच्छे से समझ पाते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो आप समझते हो, बनाएंगे अभी। और पैरेललोपाइप्ड इन 3D विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस प्रोड्यूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा ध्यान रखो, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं। इफ नो डिफेक्ट्स इन सॉलिड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लाइक डेंसिटी, स्पेस एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होते हैं, सब टर्म्स डिफाइन करेंगे। एफिशिएंसी आर if no defects in solids then the properties of solid
आर रिप्रेजेंटेड बाई properties of unit cell। इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो यूनिट सेल इज रिप्रेजेंट्स द एंटायर सॉलिड। तो यूनिट सेल इज ए काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सॉलिड। ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। बस यूनिट सेल की आप प्रॉपर्टीज बता दो, यू आर टेलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर सॉलिड। तो क्या बात कह रहे हो? इट इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोपाइप्ड इन 3D which when repeated in all directions produce crystal structure. If no defects in solid, डिफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी चैप्टर के एंड में आएगा। मतलब कहीं पे कोई एटम ही ना हो, परफेक्ट क्रिस्टल्स हों, तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स like density, space efficiency or packing efficiency are represented by the properties of unit cell. तो density of the unit cell is same as density of solid. तो unit cell represents the entire solid. Unit cell represents the entire solid. अच्छा, अब यूनिट सेल की बात आती है तो हम कह रहे हैं 2D में ये पैरेललोग्राम है और 3D में ये पैरेललोपाइप्ड है। चलिए हेडिंग पर बात करते हैं, यूनिट सेल्स इन 2D। ये बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। यूनिट सेल्स इन 2D, 2 डायमेंशन। अब 2D में एक बात ध्यान दो, जो यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए 2D में वो 3 चाहिए। पैरेललोग्राम होता है ये। तो जैसे देयर आर 3 पैरामीटर्स नीडेड टू डिस्क्राइब यूनिट सेल्स इन 2D। तो 2D के यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, 2 एज लेंथ्स एंड एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन एजेस। कुछ ऐसे, जैसे ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम ले लिया, ये ए है, ये बी है और ये उनके एंगल के बीच का थीटा। तो कौन? ए बी थीटा। तो मान लो ये जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब पैरेललोग्राम मींस 4 एजेस आर देयर, क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी और उनके बीच का एंगल 3 पैरामीटर्स आर नीडेड। ये चाहिए होते हैं टू डिस्क्राइब अ यूनिट सेल इन 2D। और स्पेस के अंदर 2D में 5 तरीके के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड थीटा। तो लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल इन 2D स्पेस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल इन 2D स्पेस। कौन कौन से यूनिट सेल्स? जैसे यूनिट सेल्स, 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की बात करें तो जैसे फर्स्ट, मान लो ए और बी बराबर हो जाएं और थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो क्या बन जाएगा वो? स्क्वायर। स्क्वायर इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो आप समझते हो। तो स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्क्वायर इज व्हाट? मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ 2D। तो 2D यूनिट सेल और पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सबसे सिमेट्रिकल जो फॉर्म होती है वो स्क्वायर होती है, ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा रेक्टेंगल,
दूसरे टाइप का यूनिट सेल। ध्यान दो, यूनिट सेल 2D में लेना है तो पैरेललोग्राम ही लेना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ही लेना है, ट्राइंगल से काम नहीं बनेगा। तो इट शुड बी टेकन एज रेक्टेंगल। तो क्या होता है ये, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हो जैसे स्क्वायर बनाते तो ऐसे बना लेते, इस टाइप से, ए बी 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू ए। जैसे इसको बनाते तो कैसे बनाते, लाइक दिस, ए बी एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। नोट करो इसको, फिर ऊपर में स्पेस खाली करके बाकी के 3 भी लेंगे। हमने कहा 5 तरीके के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं 2D स्पेस में। पहला स्क्वायर, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम। दूसरा रेक्टेंगल, लिखो इसको थर्ड हेक्सागन। हेक्सागनल यूनिट सेल। अब बात यहां पर आती है, सर हेक्सागनल, आप तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहे थे, पैरेललोग्राम है तो 4 एजेस हैं, हेक्सागनल में तो 6 एजेस होते हैं। और सुनो, हम क्यों कह रहे हैं हेक्सागनल, बताएंगे अभी। A is equal to B and theta is equal to 60 degree, like this. A, B is equal to A और ये 60 डिग्री। तो सर इसका तो ऐसा बन गया जैसे ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसे हेक्सागनल क्यों बोल दिया, A is equal to B and theta is equal to 60 डिग्री एंगल। तो हेक्सागनल क्यों बोल रहे हैं, ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स को क्लब करो तो यू विल गेट, तो मैं जैसे 3 क्लब कर दूं तो लाइक दिस। देखो लाइक दिस, जरा देखना है इसको, ये रहा। मैं कलर दूसरा चेंज करता हूं, दिखा, ये वही तो है। ये वही तो है, देखो, देख लो, ये ए एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, वही तो है। तो ऐसे जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, ए इज इक्वल टू बी एंड एंगल इज थीटा डिग्री, ऐसे 3 क्वाड्रिलेटरल को आप सिमेट्रिकली एक के साथ में अरेंज करते चले जाओ, फ्यूज कर दो, क्या बन गया, रेगुलर हेक्सागन। चूंकि रेगुलर हेक्सागन इज ए मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, याद करने में आसान है, एनालाइज करने में आसान है, इसलिए बोलते हैं इसे हेक्सागनल स्ट्रक्चर। क्योंकि 3 सच यूनिट सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म हेक्सागन। तो जो प्रॉपर्टीज इस 1/3 पार्ट की है यूनिट सेल की, वही प्रॉपर्टीज पूरे हेक्सागन की है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंगल, इससे क्वाड्रिलेटरल इज सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर हेक्सागन। सो दैट्स व्हाई दिस रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड, इसलिए बोलते हैं हेक्सागनल स्ट्रक्चर। समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें 2 ही स्ट्रक्चर मेनली पढ़नी होती हैं, स्क्वायर बेसिस पर, हेक्सागनल बेसिस पर। देन कम्स 4 रोम्बस। रोम्बस में आप जानते हो A इज इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और 60 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता तो स्क्वायर बन जाता, एंगल 60 डिग्री हो जाता तो वो हेक्सागनल स्ट्रक्चर बन जाती, ये वाली, ना 90 हो ना 60 हो और ए और बी बराबर हो तो इट इज कॉल्ड रोम्बस। तो रोम्बिक स्ट्रक्चर बन जाती है यहां से। तो रोम्बस इज द यूनिट सेल। एंड लास्ट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम A is not equal to B and theta is not equal to 90 डिग्री। ना A और B इक्वल हैं
और ना ही एंगल 90 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 5 तरह के यूनिट सेल्स हैं विच आर पॉसिबल, छठा नहीं है पॉसिबल। ये 3 जो पैरामीटर्स हैं ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा, इनको अगर वेरी कराओगे तो यू विल हैव ओनली द 5 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो देर आर ओनली 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल इन 2D स्पेस। तो ये थे यूनिट सेल्स। बट मैंने जैसे कहा, नो सॉलिड इज 2D, एवरीथिंग इज 3D। बट 3D को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लर्न 2D, इसलिए हमने ये बात बताई है। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, यूनिट सेल्स इन 3D। नोट करो पूरी बात पहले, ये मैं जरा पानी पी लेता हूं। यूनिट सेल इन 3D। 3D में देखो, जो यूनिट सेल्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3D के यूनिट सेल्स को या पैरेललोपाइड को डिस्क्राइब करने के लिए 3 नहीं 6 पैरामीटर्स चाहिए। तो 6 पैरामीटर्स, 3 एज लेंथ्स एंड 3 interfacial angles। तो 6 parameters are required to describe a 3D unit cell। और ये जो यूनिट सेल्स होते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, सो दीज 6 पैरामीटर्स are called crystallographic parameters। तो गाइस ध्यान दें, यूनिट सेल्स इन 3D 6 पैरामीटर्स चाहिए, 3 एज लेंथ्स एंड 3 इंटरफेशियल एंगल्स are required to describe a 3D unit cell। These 6 parameters are called crystallographic parameters। जैसे क्या, मैं जैसे बता देता हूं, एक पैरेललोपाइड बनाओ, जरा बनाओ तो सही। दिख गया पैरेललोपाइड। ये मान लो, ये पॉइंट ले लो इसको, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जैसे ये इस तरीके से दिख रहा है, इस टाइप से, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इसको एज लेंथ ए बोल दिया, ए, उसके अपोजिट वाला एंगल अल्फा बोल दिया। ये एज लेंथ बी लिया, ये एंगल अल्फा हो गया, इसके अपोजिट वाला एंगल बीटा हो गया। और ये वाला एज लेंथ सी बोल दिया, ये रहा सी, और इसके अपोजिट का एंगल गामा बोल दिया, ये रहा गामा। दिख गया गामा। तो ए के अपोजिट वाला एंगल अल्फा, बी एज के, ये वाला बी एज हो गया, उसके अपोजिट में बीटा, और सी एज के अपोजिट गामा। ये इस तरीके से डिस्क्राइब करते हो। तो 3 तो एज हो गए, और फेसेस के बीच का एंगल है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। एंड ऑल दिस 6 पैरामीटर्स, 3 एज लेंथ्स और 3 फेस के बीच के एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स, collectively they are called as crystallographic parameters। क्रिस्टल्स को डिस्क्राइब करने वाले पैरामीटर्स। तो ये 6 पैरामीटर्स चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ these crystallographic parameters, 14 different type of unit cells are possible, and those unit cells are called Bravais lattices।
सुनो मैंने क्या बात बोली, 2D में कितने टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल है भैया जी? कितने? 5 तरीके के यूनिट सेल बताए अभी भी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को क्यों हेक्सागोनल बोल रहे हैं वो भी समझाया। रोम्बस एंड इन जनरल पैरेललोग्राम, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ऐसे ही अगर 3D की बात करें तो 3 नहीं 6 पैरामीटर्स चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए पैरेललोपाइड को। दिस इज पैरेललोपाइड। टू डी में पैरेललोग्राम बोलते हैं और 3D में स्ट्रक्चर को पैरेललोपाइड बोलते हैं। पैरेललोपाइड सबसे अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, उसी का सबसे सिमेट्रिकल फॉर्म क्यूब होता है। क्यूब तो सब समझते हो, 6ठी 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है क्यूब समझना कि क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि 8 एजेस 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, स्क्वायर फेसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। बात करेंगे, वो सब तो हमें डिटेल में बात करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस there are 14 different type of unit cells possible in 3D space and they are called Bravais lattices। तो लिखो इस बात को, based on geometrical considerations there are 14 different types of unit cells possible in 3D space called Bravais lattices। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रावाइस लैटिसेस। ब्रावाइस साहब ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी और बताया कि 14 तरह के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। और ब्रावाइस साहब को एक ऑल टाइम जीनियस टाइप कहा जाता था कि बहुत ही मैथमेटिकली जीनियस हैं, और उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन सजेस्ट की, उसके बेसिस पर सजेस्ट किया कि 14 तरह के ही 1/4 टाइप के ही यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं एंड दे आर कॉल्ड ब्रावाइस लैटिसेस। दीज 14 Bravais lattices are grouped in 7 type of crystal systems। Each crystal system corresponds to a primitive unit cell। ये कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूं नीचे से। नहीं, सही है, आ रहा है। देखो, बेस्ड ऑन, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना है। बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस there are 14 different type of unit cells possible in 3D space called Bravais lattices। These 14 Bravais lattices are grouped into the 7 type of crystal systems। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम उसमें। बेस्ड ऑन ईच क्रिस्टल सिस्टम corresponds to a primitive unit cell। एक नया शब्द और आ गया, primitive unit cell। लिखो पहले यहां तक की बात, लिख लो इसको पूरा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था। और यूनिट सेल का हर लेटेस्ट पॉइंट सिमेट्रिकली सराउंडेड होता है बाय अदर पॉइंट्स। नोट इट डाउन। Primitive unit cell ये वो 3D यूनिट सेल है जिसमें लेटिस पॉइंट्स अकर ओनली एट कॉर्नर्स। द यूनिट सेल in 3D where lattice points in which
lattice points occur only at corners of parallelepiped। ये है परिभाषा, सुनो। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द यूनिट सेल, सिंपलेस्ट यूनिट सेल, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट सेल। ये सिंपलेस्ट यूनिट सेल है। द यूनिट सेल इन 3D in which lattice points occur only at the corners of parallelepiped। मान लो ये कोई पैरेललोपाइड है, मान लो ये पैरेललोपाइड है। इस पैरेललोपाइड में कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स। इसी का सबसे सिमेट्रिकल फॉर्म क्यूब होता है। क्यूब तो आप समझते हो, क्यूबॉइड होता है। क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी पैरेललोपाइड हो, 8 ही कॉर्नर होंगे। तो इट इज द यूनिट सेल इन 3D इन विच द लेटिस पॉइंट्स अकर ओनली एट 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स मतलब 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो केवल एटम यहीं आके बैठे, यहीं आके बैठे, तो ये लेटिस पॉइंट्स हैं। केवल 8 लेटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे ही एटम या मॉलिक्यूल आकर के बैठेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ड्रॉ कर लो। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब सिंपलेस्ट यूनिट सेल जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज ओनली द कॉर्नर पोजीशंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑक्यूपाई ओनली द कॉर्नर 8 कॉर्नर पोजीशंस। तो केवल 8 कॉर्नर पोजीशंस पर ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑक्यूपाई करें तो इट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बेस्ड ऑन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल। तो ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ primitive unit cells are possible in 3D space called 7 crystal systems। इन्हीं को 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बोलते हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेबाइस लेटिसेस हैं वो 14 पॉसिबल हैं। कौन से पॉसिबल हैं वी आर गोइंग टू सी नाउ। एक बार ये पूरा नोट करो, तब बात करते हैं। जैसे क्रिस्टल सिस्टम्स, बेस्ड ऑन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस, स्पेस लैटिसेस मीन्स ब्रेबाइस लैटिसेस। एग्जाम्पल्स जरा देखते ना। तो First, the simplest form is cubic. A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Simplest one. और ये 3 type of unit cells are possible. Primitive or simple cube. Simple cubic. Face centered cubic. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे BCC बोलते हैं, इसे FCC बोलते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़ा और राइट साइड में यहां ले लेते हैं।
एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयरन एटसेट्रा. सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. तो क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के यूनिट सेल्स हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अच्छा, एक बार मैं चलो एक दूसरा बताने के बाद कुछ बात बताऊंगा. दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक, जिसके अंदर A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा ये सब 90 डिग्री के बराबर हैं. इसमें 4 तरीके के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं. कौन से 4? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स जैसे सल्फर रोम्बिक. ये आपने सुना होगा कि सल्फर के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. तो ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक शब्द क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग द टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच दे आर क्रिस्टलाइज्ड. तो इसका मतलब रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्मूला सबका S8 है. ऑक्टा सल्फर बोलते हैं S8, बट दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बिकॉज लैटिस में जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो S रोम्बिक, सल्फर रोम्बिक, CaCO3 एरागोनाइड. कैल्शियम कार्बोनेट भी 2 अलग अलग फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज होता है. एक एरागोनाइट होती है, कैल्साइट फॉर्म होती है. इन्हें बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स. पॉलीमॉर्फ्स 11वीं क्लास में टर्म यूज होता है. आयनिक कंपाउंड्स पॉलीमॉर्फ्स शो करते हैं. एक ही कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए तो दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स. और यदि अलग अलग कंपाउंड सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हों तो दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स. तो ये पॉलीमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फ्स टर्म्स यूज करते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए. अब एक बार जरा समझो कि व्हाट इज प्रिमिटिव. जैसे मान लो वहीं ले लें क्यूबिक में. अब जैसे A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कुछ भी ले लिया हमने. प्रिमिटिव का मतलब ऐसा हो गया. इस टाइप का मान लो. तो ये हो गया A, ये हो गया B. मान लो ये ऐसा ऐसे बोल दो, इसको मत बोलें. हाँ, ये A, ये B और ये मान लो C हो गया. तो अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है. ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट्स केवल यही हों कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर, बस. ये हो गया प्रिमिटिव. इसी में बॉडी सेंटर्ड की बात करें. नहीं, क्यूबिक मत लगाना, क्यूबिक तो यहां था. ये क्यूबिक था, ये क्यूबिक थोड़ी है. तो इट इज जस्ट बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक. बॉडी सेंटर्ड का मतलब कुछ ऐसा हो गया. कॉर्नर पे तो हैं ही एटम्स और लेटिस पॉइंट्स, ये सब लेटिस पॉइंट्स हैं. बट बॉडी सेंटर पे भी ये भी लेटिस पॉइंट है. लेटिस पॉइंट. सो दिस इज बॉडी सेंटर. तो बॉडी सेंटर का मतलब ऐसा नहीं है कि एटम केवल बॉडी सेंटर पे, 8 कॉर्नर पे तो होना ही है. केवल 8 कॉर्नर पर है प्रिमिटिव. 8 कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, तो बॉडी सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? लाइक दिस. आठ कॉर्नर तो हैं ही, साथ में अपोजिट फेस सेंटर्स पर भी हैं. तो अपोजिट फेस सेंटर पर भी अगर कोई लेटिस पॉइंट्स हैं, यहां भी एटम और मॉलिक्यूल आकर के बैठेंगे, तो 8 कॉर्नर्स एंड 2 अपोजिट फेस सेंटर्स. 8 कॉर्नर्स एंड 2
opposite phase centers are lattice points. अरे बहुत आसान है, ज्योमेट्री है ये पूरा चैप्टर जो है ना सॉलिड स्टेट, ये पूरी ज्योमेट्री तो है बट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। थोड़ा सा इमेजिनेशन और ब्रेन का यूज़ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ेगा कि क्यूब के अंदर किस तरीके से एटम्स लोकेटेड हैं, तो वो किस तरीके से सराउंडेड होंगे बाय सम अदर एटम्स इन द अदर क्यूब। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 कॉर्नर्स एंड 2 अपोजिट फेस सेंटर्स आर द लेटिस पॉइंट। जरा फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड का मतलब हुआ 8 कॉर्नर पे तो है ही, पर साथ में सभी फेस सेंटर्स पर, सभी कितने? 6 फेस सेंटर होते हैं। तो ये हो गया फेस सेंटर। ये कौन सा था? ये तो बॉडी सेंटर्ड, ये एंड सेंटर्ड था, एंड सेंटर्ड। दिस इज फेस सेंटर्ड। लेटिस पॉइंट्स कहाँ हैं? ऑल द 8 कॉर्नर्स एंड ऑल द 6 फेस सेंटर्स। ये था फेस सेंटर्ड। आ गई बात समझ में आपको? प्रिमिटिव ओनली 8 कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर्स अलॉन्ग विद द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब या जो भी स्ट्रक्चर हो ऑर्थोरोम्बिक। एंड सेंटर्ड ऑल 8 कॉर्नर्स एंड 2 अपोजिट फेस सेंटर। सर यही वाले लेने हैं क्या? लेफ्ट दीवार और राइट साइड वाली दीवार? अरे ना, छत और फर्श भी ले सकते हो। छत ले लिया, छत का सेंटर और फर्श का सेंटर, कुछ भी अपोजिट 2 फेसेस के सेंटर्स। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर और 6 फेसेस होते हैं। स्क्वायर फेसेस अगर क्यूब है तो, नहीं तो नॉन स्क्वायर होंगे, तो उनके सेंटर्स। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो। ये थे 2 क्रिस्टल सिस्टम्स। हमें मेनली 2 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ने होते हैं, एक तो क्यूबिक और एक हेक्सागोनल आएगा, वो हमें पढ़ना है। ये तो बस हमने पैरामीटर पढ़ लिए। अभी हमारा सिलेबस इतना सही है कि हमें बस 2 ही क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने पड़े, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आया नहीं है, अभी आएगा, तो ये नोट कर लो जरा। अभी तो हमने 2 ही सिस्टम बताए हैं, क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। अब बात आती है कि सर याद करना है क्या? तो क्यों बता रहे हैं भैया? इसलिए बता रहे हैं कि आप कम से कम क्यूबिक सिस्टम्स के क्रिस्टलोग्राफ पैरामीटर्स का रिलेशन याद रखो कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये तो याद होता ही है कि A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ऑल अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री। इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं। ये एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। यू कैन स्किप दीज एग्जाम्पल्स। अब इतना तो बता ही देना कि एसरोम्बिक किस में आता है, तो एसरोम्बिक फिर क्यूबिक में तो ना बताओगे, रोम्बिक में बताओगे, ऑर्थोरोम्बिक में। इतना तो याद रख लेना, बाकी ये एग्जाम्पल्स छोड़ सकते हो, बाकी सब आपको याद रखना पड़ेगा। नोट कर लो, मैं आगे की बात कंटिन्यू करता हूं। And now coming to the third, tetragonal A is equal to B but B is not equal to C. Alpha, beta, gamma all are 90 degree. There are 2 type of unit cells, primitive and the second one is body centered. एग्जाम्पल्स जैसे टिन, वाइट, TiO2, SnO2 etc. Fourth is monoclinic. Monoclinic is A is not equal to B, not equal to C.
alpha and gamma are 90 degree, but beta is not 90 degree. Again, 2 primitive and end-centered. And the examples of sulfur monoclinic, नाम में ही मालूम पड़ रहा है, and potassium chlorate KClO3. Now the fifth system which is important for us, मैंने कहा हमें दो ही सिस्टम पढ़ने होते हैं, क्यूबिक सिस्टम एंड हेक्सागोनल सिस्टम. हेक्सागोनल सिस्टम A is equal to B but B is not equal to C. नाम तो लिख लो पहले, हेक्सागोनल. Hexagonal A is equal to B but B is not equal to C. Alpha and beta are 90 degrees but gamma is 120 degree. 1 primitive. तो ये प्रिमिटिव ही होता है, जैसे ग्राफाइट, जिंक ऑक्साइड, SiC etc. Then comes rhombohedral और ट्राइक्लिनिक भी बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल. A is equal to B is equal to C. Alpha, beta and gamma, they are not equal to 90 degrees. It is one primitive. एंड एग्जाम्पल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहले भी आया था, वो एरागोनाइट था, ये कैल्साइट फॉर्म है. दोनों के नाम अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं. HGS सिनेबार. सेवंथ ट्राइक्लिनिक, जिसमें A is not equal to B, not equal to C. Alpha is not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degrees. कुछ भी सिमेट्री नहीं है. मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म इज ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल. Most unsymmetrical form is triclinic, and that is one which is primitive. So guys, this is primitive, see it. And this is CuSO4 dot 5H2O K2Cr2O7. So these are the examples. We have to study the two systems, cubic and hexagonal. तो गाइज ये थे, ये पैरामीटर्स हैं. यू शुड रिमेंबर, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझ लेंगे. कोई डाउट हो तो एनसीईआरटी फॉलो करें. एनसीईआरटी में ये टेबल बिल्कुल डिट्टो ये मैंने एनसीईआरटी से लिए टेबल. एग्जाम्पल्स भले ही याद ना करें, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर टाइप ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बेस्ड ऑन प्रिमिटिव यूनिट सेल. कोई भी एक यूनिट सेल होगा तो वो प्रिमिटिव तो होगा ही होगा. एक से ज्यादा है तो एक प्रिमिटिव जरूर होगा, बाकी कोई और हो सकता है. और 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल इन द 3D स्पेस. एंड इसमें टोटल टाइप ऑफ ब्रेवाइज लैटिसेस करोगे तो 14 आ जाएंगे. 14 ब्रेवाइज लैटिसेस. 14 ब्रेवाइज लैटिसेस आर पॉसिबल इन द 3D स्पेस. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. तो गाइज ये टेबल भी इंपॉर्टेंट थी. इसके ऊपर पूरा जेईई एडवांस ने एक मैच द कॉलम पूछा है. 6 नंबर का मैच द कॉलम नहीं, एग्जाम्पल नहीं पूछे थे, बस पूछा था टेट्रागोनल, फिर मैच करवाने हैं कि अल्फा बीटा गामा या ABC में क्या रिलेशंस हैं. इतना सवाल था बस. याद होगा तो क्वेश्चन हो पाएगा, वरना ना हो पाएगा. समझ लो, ताकते रह जाओगे, पता चला पूरा चैप्टर पढ़ लिया और ये रटने वाली चीज़, याद करने वाली चीज़ याद करके ना गए और यही क्वेश्चन आ गया. मान लो बस एक ही तो क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस्ड में सॉलिड स्टेट से, दोनों पेपर से मिला के एडवांस्ड में. कभी कभी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है यदि कॉम्प्रीहेंशन आ जाए या मैच द कॉलम आ जाए. बट यूजुअली 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑफ 4 मार्क्स और 3 मार्क्स. यूजुअली 4 मार्क्स. सिंगल करेक्ट वाले जो होते हैं जनरली 3 मार्क्स के होते हैं, और मोर देन 1 वाले जो हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं.
तो उसमें कभी क्वेश्चंस आते हैं और पता चला यही क्वेश्चन आ जाए याद करने वाला और यही ना पढ़ा, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ा है तो क्या फ़ायदा। तो वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर विद ऑल द रिस्पेक्ट्स, ताकि कुछ भी आ जाए उस चैप्टर में से वी शुड बी कॉन्फिडेंट एंड वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रॉपरली। तो गाइज ये था 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइज लेटिसेस पॉसिबल इन द 3D स्पेस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस। ये एक बार नोट करो। अब चैप्टर हमारा 2 भागों में बटेगा। मेटालिक लेटिस सॉलिड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक लेटिस एंड आयनिक लेटिस बात करेंगे। पहले ये टेबल एक बार पूरी नोट कर लें, नोट डाउन। इसके बाद मैं वापस आपको बता दूं, हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़नी हैं। 2 तरह के सॉलिड्स पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में मेटल्स होती हैं तो सभी एटम्स सेम साइज के होते हैं, तो वी हैव टू लर्न द पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। जबकि आयनिक कंपाउंड है, कोई सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो वहाँ कैटायन का साइज कुछ अलग होता है, एनायन का साइज कुछ अलग होता है। तो वी हैव टू लर्न द पैकिंग ऑफ 2 डिफरेंट साइज्ड स्फीयर्स इन आयनिक क्रिस्टल। ऑब्वियसली ज़्यादा आसान सिस्टम कौन सा होगा, एक ही टाइप के स्फीयर्स हों, एक ही साइज के स्फीयर्स हों, एक ही टाइप के एटम्स हों। कहाँ पाए जाते हैं वो, मेटालिक क्रिस्टल्स में। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटालिक क्रिस्टल्स। और मेटालिक क्रिस्टल्स को भी जब हम स्टडी करेंगे तो पहले 2D में पढ़ेंगे, हालांकि 2D में कुछ ना होता है। 2D में कोई सॉलिड क्रिस्टलाइज नहीं होता, सब 3D में होते हैं, बट 3D भी तो 2D से ही जनरेट होता है मेरे भैया। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन 2D एंड देन वी आर गोइंग टू रेज इट टू द लेवल ऑफ 3D एंड देन यू विल हैव। थोड़ा दिमाग चाहिए होगा इस चैप्टर में। नहीं, दिमाग तो कूट कूट के भरा है आप लोगों में, वो तो मुझे पता है। दिमाग तो आप में कूट कूट के भरा हुआ है, बस आप खर्च नहीं करना चाहते। बस आप सोच के रखते हो कि खर्च हो गया, कहीं अभी खर्च हो गया तो IIT के एग्ज़ाम में क्या होगा। मतलब आप कंजर्व करते हो दिमाग को। और कौन सा नियम लगाते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग कोई चीज़ होती है क्या। और दिमाग का तो हमने ऐसा सुना है बचपन से, मैं तो ये सुनता आ रहा हूँ, जितना दिमाग खर्च करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना ही बढ़ेगा वो। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। आपको ज्ञान ना बांटना है, ज्ञान बांटने का काम हमारा है भाई। आप तो ज्ञान लो और क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, खूब दिमाग लगाओ। एक्सरसाइज जितनी बढ़िया करोगे ब्रेन उतना ही शार्प होता जाएगा। और ज़रा देखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब सॉलिड्स को हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। सॉलिड्स तो और बहुत टाइप के हैं, एक मेटालिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। चलिए पहले बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स, दैट इज मेटल्स in which packing of identical sphere is talked about or studied, in which packing of identical sphere is studied। देखो क्या बात कर रहे हैं, मेटालिक सॉलिड्स, दैट इज मेटल्स इन विच पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स वी हैव टू स्टडी। बट पैकिंग अब हमें पहले 2D में पढ़ेंगे, 2D से ही हम 3D डेवलप करेंगे। तो लिखो हेडिंग पैकिंग इन 2D। पैकिंग इन 2D। 2D में पैकिंग 2 तरह की हो सकती है, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग
स्क्वायर पैकिंग में यूनिट सेल विल बी स्क्वायर यूनिट सेल होता है इसका। और ये भी दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट, स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स, क्या होते हैं स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स? दो तरह के पढ़ने हैं, स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स, स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स। अच्छा, टचिंग स्फीयर्स लाइक दिस, अच्छा क्रिस्टल के अंदर ऐसा नहीं कि ये 3 और 5 और 10 स्फीयर ही होंगे। अच्छा, 2D में स्फीयर विल अपीयर एज सर्किल, तो सर्किल के रूप में आएंगे ये, तो इस टाइप से चलता चला जाएगा और भी नीचे चलेगा ये। एंड द यूनिट सेल, एक काम करते हैं, मैं ऊपर बनाता हूँ, ये थोड़ा जगह कम रह गई, मैं थोड़ा ऊपर बनाऊंगा, ये आप ये पूरा नोट कर लो, इसको रहने दो, ये हेडिंग लिखा रहने दो, स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स, और पूरा नोट करो इसको। तो फर्स्ट क्या था? स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स। इस टाइप से नहीं, इतना ही नहीं है, ये तो कंटिन्यू करेंगे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में टच करते हुए स्फीयर्स हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट सेल? स्क्वायर इज द यूनिट सेल। देख लो, स्क्वायर इज द यूनिट सेल, तो स्क्वायर यूनिट सेल। एंड दिस कंटिन्यूज। तो ये 2D की बात कर रहे हैं, तो जैसे व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ये 2D का प्लेन है, आप कॉपी पे मान लो नोट्स बना रहे हो, तो वो 2D का प्लेन है, तो उस 2D पर स्फीयर विल प्रोजेक्ट एज ए सर्किल, तो ये सर्किल बन गए, ये स्क्वायर पैकिंग हो गई। मान लो साइज रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, तो एक तरीके से दिस इज इक्वल टू 2r, इट इज इक्वल टू 2r। तो यहां से अगर चाहो आप एक तो टर्म डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल वही वैसा ही होता है जैसे हम स्टेरिक नंबर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टू ए स्फीयर, तो इट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो जितने नियरेस्ट नेबर्स होंगे दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ जरा किसी स्फीयर के कितने नियरेस्ट नंबर हैं? मान लो ये वाला स्फीयर कंसीडर कर लें, ये वाला, तो नियरेस्ट कौन से हैं? टचिंग स्फीयर्स हैं, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स तो टचिंग स्फीयर्स हो सकते हैं अगर टच कर रहे हैं। तो नहीं टच कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि टचिंग स्फीयर्स ही हो। नियरेस्ट नेबर्स ये परिभाषा है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जरा देखना कितना, जैसे ये वाला स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, 1 2, ये क्यों? ये नहीं टच करने वाले होंगे सबसे पास में, 2 3 4, एक ये टच कर रहा है, 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 टू दिस पर्टिकुलर वन, तो 4 टच कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। तो हर स्फीयर नियरेस्ट स्फीयर्स कितने सराउंडेड है इन 2 डायमेंशन, दैट इज 4। एक होता है एरिया एफिशिएंसी, 2D है तो वॉल्यूम एफिशिएंसी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट 2 डायमेंशन में हम एरिया डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम थोड़ी डिफाइन करते हैं। तो एरिया एफिशिएंसी, एरिया एफिशिएंसी मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितना स्पेस तो नहीं बोलेंगे, कितना एरिया ऑक्यूपाइड है बाय द स्फीयर्स।
तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल occupied by spheres, circles. क्यों? क्योंकि spheres project as circle in 2D upon area of unit cell into 100. अब चूंकि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में। तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल्स ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स या सर्कल्स, जरा देखना यही ले लो, ये वाला 1/4 सर्किल, वन मोर वो 1/4, एक और 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल, तो इफेक्टिवली कितने सर्किल हो गए? 4 × 1/4 सर्किल, और हर एक का एरिया होता है πr² अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? स्क्वायर यूनिट सेल, जिसका एज लेंथ कितना है? A = 2r। A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल, तो स्क्वायर यूनिट सेल का एज लेंथ A है, तो क्या बोलोगे? A² × 100। जरा देखना, 4 से 4 कैंसिल, πr² अपॉन 2r का होल स्क्वायर इंटू 100, तो कितना हो गया? 4 25 25 पाई, मतलब नियरली 78%। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स की जो एरिया एफिशिएंसी होती है 78% अप्रॉक्सीमेटली होती है। नियरली 78% ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई द सर्कल्स प्रोजेक्टेड बाई स्फीयर्स इन 2D। तो ये कहलाएगा स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग पूरा ना लिखा, स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स। स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स। ऐसे सेकंड लेंगे, नॉन स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स। उसका यूज आएगा, कैसे यूज आएगा? ये बात हम जब 3D की स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3D भी 2D से बनेगा, तो एक्चुअली ये स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स जो होती है, इसी को अगर 3D में कंटिन्यू करें तो इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये बात लिखेंगे यहाँ, व्हेन द स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स is extended in 3D space, it forms simple cubic structure. Simple cubic structure। एक बार चेक कर लें, कटा तो नहीं नीचे से, देख लेंगे। हाँ सही है। तो when the square packing with touching spheres is extended in 3D space, it forms simple cubic structure। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है, अभी आएगा, अभी या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएगा। तो सिंपल क्यूबिक इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, इसी से बनता है स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स। सेकंड पर आओ, स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स। नोट करो इस सबको। Second, square packing with non-touching spheres। ये क्या होंगे? यूनिट सेल अभी भी स्क्वायर है बट स्फीयर टच नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दिस।
एंड सो ऑन। देखो ये यूनिट सेल अभी भी स्क्वायर है, सेंटर को टच कर लिया 4 स्फीयर्स के, तो अभी भी ये स्क्वायर यूनिट सेल है। अभी भी ये स्क्वायर यूनिट सेल है, बट स्फीयर टच नहीं कर रहे हैं, तो इस बार A इज नॉट इक्वल टू 2R। A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल मतलब स्क्वायर यूनिट सेल है, स्क्वायर पैकिंग बोल रहे हैं, बट नॉन टचिंग स्फीयर्स हैं। तो बताओ इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बोलो क्या? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 0? अरे 0 ना है, 4 है। कई बार स्टूडेंट्स क्या मान लेते हैं, मन ही मन क्या विचार कर लेते हैं, क्या सोच लेते हैं कि कोई भी स्फीयर जितने स्फीयर को टच करेगा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ टच कर नहीं रहे तो 0 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे नहीं, हमने परिभाषा ये नहीं बताई थी कि नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, मान लो यही वाला स्फीयर ले लिया, तो ये कितने स्फीयर्स के नियरेस्ट है? एक ये नियरेस्ट है, एक ये नियरेस्ट है, एक ये नियरेस्ट है, एक ये नियरेस्ट है। नहीं, ये वाला नहीं, ये डायगोनल डिस्टेंस पर है, ये पास है। ये 4 जो मैंने टिक मारे हैं, चारों पास हैं ये। तो दीज 4 विल बी नियरेस्ट टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। अच्छा, एवरी स्फीयर हैज गॉट आइडेंटिकल सराउंडिंग्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये याद रखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पैकिंग एफिशिएंसी वी कैन नॉट कैलकुलेट अनलेस A और R का रिलेशन ना दिया जाए। We can calculate area efficiency when relation between A and R is known. तो वी कैन कैलकुलेट एरिया एफिशिएंसी व्हेन रिलेशन बिटवीन A एंड R इज नोन। बट अब बात आती है, सर अब पढ़ क्यों रहे हैं ये 2D में तो कुछ ना होता है। एवरी क्रिस्टल एग्जिस्ट इन 3D, एवरी सॉलिड का जो यूनिट सेल होगा वो 3D होगा, बट 3D भी तो हम 2D के बाद ही समझ पाते हैं। इसी 2D के कौन सा स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स, इसी को अगर 3D में एक्सटेंड कर दो तो इट डेवलप्स और इट फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमारे सिलेबस में है, IIT JEE में पढ़ना है, पढ़ेंगे। तो लिख लो, दिस स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स develops simple cubic structure, simple cubic नहीं, body centered cubic, develops body centered cubic structure BCC when extended in 3D space। तो 3D स्पेस में जब ये स्क्वायर पैकिंग नॉन टचिंग स्फीयर्स को एक्सटेंड करते हैं तो इट फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, जो हमें पढ़ना है। हमने कहा कि पैकिंग 2 तरह की हो सकती है 2D स्पेस में, स्क्वायर पैकिंग, और स्क्वायर पैकिंग को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, विद टचिंग स्फीयर्स, विद नॉन टचिंग स्फीयर्स। एक सेकेंड पैकिंग और होती है, दूसरी हेक्सागोनल पैकिंग। लिखो B, हेक्सागोनल पैकिंग, ये पहले नोट कर लो। B, हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
क्लोज पैकिंग में बोलते हैं। ऑफ कोर्स टचिंग स्फीयर्स होंगे क्लोज पैकिंग में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखो ऐसी होती है। 2D की बात कर रहे हैं अभी और सब 2D चल रहा है, अभी 3D तो आया ही नहीं। ये स्फीयर्स इस टाइप से टच करते हुए एक रखे हुए हैं, और फिर सेकंड लाइन का स्फीयर एक के नीचे एक नहीं है, वो इनके डिप्रेशंस में रेस्ट कर रहा है इस टाइप से। लाइक दिस, लाइक दिस। लाइक दिस। ये है हेक्सागोनल 2D पैकिंग। कैसे सर हेक्सागोनल? देख लो जरा, ये रहा यूनिट सेल, जरा देखियो, ये दिखा। यस, क्या बन गया? दिख रहा हेक्सागन। ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल, लाइक दिस यू कैन से। ये रहा, और देखो 1/3 पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये रहा, दिखा हेक्सागोनल पोजीशन। तो इसका मतलब सिमेट्रिकली इट लुक्स लाइक हेक्सागन एंड दिस इज 1/3 पोर्शन ऑफ द हेक्सागन इज कॉल्ड यूनिट सेल। पूरे हेक्सागन को भी कई बार हम यूनिट सेल बोल देते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज वाइज ये 1/3 पोर्शन और ये पूरा हेक्सागन प्रॉपर्टीज वाइज दे आर सेम, एरिया एफिशिएंसी वुड बी सेम। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये हेक्सागन को यूनिट सेल बोल दिया, तो ए इज द एज लेंथ, और ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? टच कर रहे हैं स्फीयर्स, तो ए इज इक्वल टू 2r। ए इज इक्वल टू 2r। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा बताओ तो। CN बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बतलाइए। तो 2D की बात कर रहे हैं, कितना? 6। कैसे 6? मान लो ये वाला स्टडी कर रहे हैं, ये वाला। अच्छा, हर स्फीयर का एनवायरनमेंट आइडेंटिकल होता है, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो। 1 2 3 4 5 6 टच कर रहे हैं। सर आपने मना करा था कि टच वाले नहीं देखने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नियरेस्ट नेबर देखने हैं। टच कर रहा है तो टच करने वाले ही नियरेस्ट होंगे ना, और टच नहीं कर रहा है तो वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द नियरेस्ट नेबर्स। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन द 2D स्पेस? 1 2 3 4 5 6, लिख दो 6। तो ईच स्फीयर टचेस 6 अराउंड इट। ये कोऑर्डिनेशन है। एरिया एफिशिएंसी भी निकालना। मान लो इस हेक्सागन को यूनिट सेल ले लो, तो जरा फाइंड आउट करो कि हाउ मेनी सर्किल्स आर देयर, प्रोजेक्टेड सर्किल्स। 2D में तो सर्किल्स ही लोगे। जरा ये देखना एंगल कितना है, 120। ये इस सर्किल का ये वाला जो पोर्शन आया है, ये 1/3 पोर्शन। आपको पता है कि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360, और ये कितना एंगल है, 120। 120 इज द 1/3 ऑफ 360। तो इसका मतलब ये जो सेगमेंट है सर्किल का, ये 1/3 सेगमेंट है। 1/3, 1 2 3 4 5 6 6 1/3 सेगमेंट प्लस, और 1 कंप्लीट सर्किल इज इनसाइड, दिख रहा है, प्लस 1 मोर, एंड द एरिया इज पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए, और ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये बात तो बेसिक ज्योमेट्री से आप जानते हो कि हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 100। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 2 और 1 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू 100, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली 91%। The value comes out to be nearly 91%. तो एरिया एफिशिएंसी इन द हेक्सागोनल पैकिंग इज मोर देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये बात लिख भी दो। एरिया एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग is more than that in square packing।
अब अगली बात ये थी कि करें क्या इसका कोई यूज ना है। 2D की स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं है, बट 2D से तो 3D बनेगा। तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें दो तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स 3D में बनती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP स्ट्रक्चर। तो दिस हेक्सागोनल 2D packing when extended in 3D forms, two forms FCC या CCP cubic close packed or HCP structures depending upon the configuration of layers। यही तो पूरा चैप्टर है, पढ़ना है। व्हाट इज CCP, व्हाट इज HCP, अभी तो लिखो क्या है वो पढ़ेंगे। यही तो पूरा चैप्टर है कि व्हाट इज CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड, व्हाट इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये सब पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि आइडेंटिकल पैकिंग की अगर बात करें तो हम 2D में दो तरह की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में दो तरह की पॉसिबल थी, टचिंग स्फीयर्स, नॉन टचिंग स्फीयर्स। ऐसी हेक्सागोनल में जो पैकिंग है वो क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज एफिशिएंसी इज मैक्सिमम पॉसिबल। 2D स्पेस में इससे बढ़िया एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, एरिया एफिशिएंसी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। और यही हेक्सागोनल 2D को जब एक्सटेंड करेंगे 3D में तो दो कॉमन स्ट्रक्चर्स बनती हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड एंड HCP। ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।